हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके का हिस्ट्री का पार्ट टू में हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मानव विकास के मुद्दे, सरस्वती शिशु मंदिर का इतिहास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदेश के अलग अलग अंचलों का चरित्र और विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु राज्य स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था शांत और स्थिर ही रही है। दो अवसरों को छोड़कर राज्य में राजनीतिक सत्ताएं अपने कार्यकाल पूर्ण करती रही हैं, और जब भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया तब दोनों ही मर्तबा गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं। अक्सर कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव जीतकर सरकारें बनाती रही है और दो काल एक साथ पूरे करने में यानी 10 साल राज करने के बाद ही सत्ता में बदलाव की स्थिति बनी है। आज मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, किंतु अब राजनीतिक ध्रुवीकरण को नजरअंदाज करना जरा कठिन। जिस तरह देश के 55% संसदीय क्षेत्रों पर खासतौर पर गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा राजनीतिक दलों का नेतृत्व उभर कर आया है, वैसा मध्य प्रदेश में अब तक नहीं हो पाया है। यह जरूर कहा जा सकता है कि अब ऐसा होने के आसार बन रहे हैं। महाकौशल अंचल ऐतिहासिक रूप से विशाल गोंडवाना राज्य का प्रभावशाली केंद्र रहा है। यह एक आदिवासी बहुल इलाका है। पिछले 6 से 7 सालों में इस क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई और एक आश्चर्यचकित करने वाला मुकाम हासिल कर गई। हमें यह याद रखना होगा कि गोंडवाना राज्य की ऐतिहासिक अवधारणा केवल गोंड आदिवासियों के राज्य तक ही सीमित नहीं है, किंतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गोंड आदिवासियों की जाति अस्मित संस्कृति, रहन सहन, ध्यान, व्यवहार और हकों को आधार बनाकर राजनीति के पटल पर प्रवेश किया और महाकौशल में एक अच्छा खासा आधार बना लिया। बुंदेलखंड बघेलखंड अंचल ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और राजनीति के तल पर भी इस अंचल में उत्तर प्रदेश की राजनीति विचारधारा का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर चंबल के इलाके में बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक आधार बढ़ता सा नजर आता है। इस राजनीतिक ध्रुवीकरण से यह एक संभावना नजर आती है कि समाज में गहरे पैठ बना चुके वर्ग भेद और शोषण के विरुद्ध एक राजनीतिक वातावरण बन रहा है। यह राजनीतिक बदलाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या तेलंगाना की तरह बहुत तेजी से बढ़ता नजर नहीं आ रहा। संभवतः यह माना जा सकता है कि भीतर ही भीतर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं की तलाश हो रही है। मानव विकास के मुद्दे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक रूप से शोषण और वर्ग भेद के प्रति एक किस्म की सामाजिक उदासीनता रही है। ठीक उसी तरह मानव विकास के मुद्दों के संदर्भ में भी व्यापक राजनीतिक उदासीनता को महसूस किया जा सकता है। कृषि सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देती रही है। राज्य की 73% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, किंतु अर्थव्यवस्था में इसका योगदान केवल 1/4 रह जाता है। कृषि के प्रति राज्य का नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा। शायद इसीलिए कृषि के विकास के लिए जो कदम 30 से 40 साल पहले उठाए जाने थे, वे कदम आज तक नहीं उठाए गए। मसलन आज भी 25 से 30% जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं और भू सुधार कार्यक्रम आज तक वास्तविक रूप में नहीं हो पाए। लगभग 70 से 75% जमीन पर साल भर में केवल एक ही फसल उगाई जाती, फिर भी किसानों की अच्छी गुणवत्ता का बीज और खाद नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश में 50% किसान कर्जदार हैं और औसतन हर किसान पर 11,000 रुपये का कर्ज है। जंगल भी मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या के लिए आजीविका का स्रोत है, किंतु जंगलों के विनाश के लिए भी आदिवासी किसानों को अपराधी सिद्ध करने की कोशिश की जाती रही है। अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए लाई जाने वाली लकड़ी पर भारतीय वन अधिकार
वन संरक्षण अधिनियम लागू हो जाता है, परंतु संपन्नता के उपभोग की स्थिति में ये कानून आमतौर पर नजर नहीं आते। आज भी लगभग 40% गाँव जंगल के भीतर या जंगल की सीमा से सटे हुए और लगभग 26% जनसंख्या के लिए जंगल में मिलने वाली लघु वनोपज जीवन यापन का बड़ा साधन है। परंतु आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, लाखों आदिवासी किसान परिवारों को अतिक्रमणकारी कहकर उनकी नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया जाता। आजीविका का सवाल अब जीवन का सवाल बन चुका है। मध्य प्रदेश में 2% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। एक और तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भारी कमी हो रही है, और वहीं दूसरी ओर कृषि के प्रति सरकार का बाजारवादी रवैया उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। आज मध्य प्रदेश की 2/3 आबादी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर पर दैनिक मजदूरी करना आजीविका का सबसे बड़ा साधन बन गया है। क्या हमारे विकास की परिभाषा का दूसरा नाम आजीविका की असुरक्षा है? वैसे स्वास्थ्य एक नज़रिए से तो बुनियादी सेवा है, किंतु राजनीतिक संदर्भ में यह जीवन के लिए बुनियादी अधिकार का एक रूप है। मध्य प्रदेश में मानव विकास का यह संकेतांक बेहद बदरंग नजर आ रहा है। राज्य में सरकारी स्तर पर साल भर में स्वास्थ्य के लिए 200 रुपये के बजट की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 80% बजट तनख्वाह और वेतन भत्तों पर ही न्यौछावर होता है। राज्य की स्वास्थ्य नीति में भी यह दर्ज है कि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले हर 100 रुपये में से 75 रुपये निजी क्षेत्र में खर्च होते हैं। 6.25 करोड़ की जनसंख्या पर मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कुल 21,000 बिस्तर है और 40% पद खाली पड़े हैं। चिकित्सा कर्मियों को तकनीकी शिक्षा तो मिली है, किंतु सरकारी उपेक्षा के कारण उनका व्यवहार भी अमानवीय होता है। शिक्षा के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है, परंतु राज्य में शिक्षा के विस्तार के संबंध में दिए जा रहे आंकड़े समाज को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। साक्षरता और शिक्षा की परिभाषाओं को विशेषीकृत करके देखने की जरूरत राज्य में जरूर नजर आती है। शिक्षा को अब संवैधानिक बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए मानव विकास के इस संकेतांक पर राज्य के कुछ सघन प्रयास हुए हैं, परंतु इसे मानव विकास के साथ राजनीतिक रूप से जोड़कर नहीं देखा गया। शिक्षा के लिए प्रयास करने का मतलब केवल प्रतिशत में विस्तार नहीं है, बल्कि यह देखना है कि सामाजिक आर्थिक उत्पादकता में इसे क्या वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश के बच्चों में कुपोषण का स्तर आज भी चिंताजनक स्तर पर है। भारत सरकार और अन्य विश्वसनीय संगठन यह कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 55% बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में। यह गंभीर मुद्दा है, इसीलिए है क्योंकि 1975 से पोषण के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना शुरू की गई, और 3 दशकों के बाद भी बहुत से बच्चे कुपोषण के चंगुल में हैं। अब यह एक संकट के रूप में नजर आने लगा है, क्योंकि बच्चों की असामयिक मौतें हो रही हैं और युवा वर्ग भी निर्धारित श्रम का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मानव विकास के एक सूचक के रूप में कुपोषण से मुक्ति के अधिकार को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सामाजिक विकास में उत्पादक भूमिका नहीं निभा सकता। प्रदेश में 49 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन बिताते हैं। यह खाद्य असुरक्षा का संकट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में रियायती मूल्य पर मिलने वाला राशन प्रदेश की 40% जनसंख्या के लिए भोजन के अधिकार का आधार बन जाता है। इतनी बड़ी ज़रूरत के बावजूद राज्य में राशन की दुकानें लोगों की पहुंच में नहीं है, और सरकार को ज़रूरत का 50% ही राशन को दुकानों को भेज रही है, और दुकानों का दरवाज़ा भी कभी कभार खुलता नज़र आता है। इन दुकानों से आम आदमी का विश्वास उठा नहीं है, किंतु सरकार इस विश्वास को उठा लेना चाहती है ताकि यह व्यवस्था बंद की जा सके।
मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग का सर्वेक्षण कहता है कि राज्य में लगभग 12 लाख व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। हमें यह जानना होगा कि इस श्रेणी के लोग सबसे वंचित होते हैं। उनकी केवल क्षमताओं पर भी सवाल नहीं उठता, बल्कि सामाजिक उपेक्षा उनके दर्द को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। इनके बारे में मिथ्या धारणा है कि ये कोई उत्पादक भूमिका का नहीं निभा सकते। क्या वास्तव में विकलांगता का मुद्दा यूं ही छोड़ दिया जाना चाहिए? पंचायती राज और ग्राम स्वराज के संदर्भ में मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला रहा है। अधिकार देना और अधिकार लेना एक प्रक्रिया का रूप ले चुका है। ऐसा कुछ अब भी नहीं हो पा रहा है कि स्थानीय अभिशासन की यह सोच एक व्यवस्था का रूप ले सके। सामाजिक राजनीतिक जरूरत के बहुत से कानूनी प्रावधान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ही बनाए जा रहे हैं। परिवार नियोजन और घर में जलवाहित शौचालय की इन शर्तों पर इन पर ही लागू हुई। आश्चर्य है कि यह एक व्यवस्था है जहां लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को एक प्रशासनिक अधिकारी पद से हटा सकता है। अब यह ठोस रूप से नजर आने लगा है कि इन व्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त ही होने नहीं दिया गया। मुद्दा कोई भी उसे राजनीतिक नज़रिए से देखना होगा। संकट और समस्याओं का हल तात्कालिक सरकारी योजनाओं के जरिए खोजा नहीं जा सकता। हम ऐसे ही मानव विकास के कुछ पक्षों पर नज़र डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, टेक केयर।